प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 107। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आर्टिकल डील करता है किससे, विधेयकों के पूर्व स्थापन और उनके पारित किए जाने के संबंध में उबन, मतलब किस तरह से कोई जैसे विधेयक मतलब बिल है वो किस तरह से पेश होएगा पहले तो, और वो किस तरह से पारित होएगा, ये आर्टिकल नंबर 107 बताता है। तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपने लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्यपालिका, देन विधायिका एंड देन न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। विधायिका का काम मतलब बीच वाला जो सेकंड नंबर अपन बताया, विधायिका का काम होता है कि कानून बनाना, समझ लो। फिर जो प्रथम स्तंभ एग्जीक्यूटिव, उसका काम होता है उस जो कानून विधायिका ने बनाया उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अमल में लाना। फिर जो तीसरा स्तंभ अपना न्यायपालिका, वो ये देखता है कि क्या विधायिका ने जो कानून बनाए वो अपनी सीमा में रह के बनाए हैं, पहली चीज तो ये देखता है। दूसरी चीज ये देखता है कि फिर उन कानूनों को जो इंप्लीमेंट कर रही कार्यपालिका, क्या वो सही से कर पा रही है, नहीं कर पा रही तो वो रिट के द्वारा पाबंद करते हैं कार्यपालिका को, न्यायपालिका। ठीक है ना। तो ये 3 स्तंभ अपन देखे। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले है विधि निर्माण का काम, तो वो करती है कौन, अपने व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, संसद है ना। व्यवस्थापिका मतलब संसद। तो संसद का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है विधि निर्माण का, कानून निर्माण का। तो कानून जैसे जो बनते हैं उनको अपन एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एक्ट, ठीक, एक्ट है ना, एक्ट। तो और एक्ट तो लास्ट फॉर्म होती है कानून, ठीक है। कानून तो लास्ट फॉर्म होती है। कानून की जो एक अपन जैसे जिसको बोलते हैं कि एक शेष अवस्था जो होती है वो विधेयक होती है, जिसको अपन बिल बोलते हैं, ठीक है। कानून जब बन जाएगा वो तो एक्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, जैसे घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम, तो वो तो एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, ठीक है। नरेगा अपन जैसे देते हैं, एक्ट बन गया। तो एक्ट तो, अधिनियम तो बिल्कुल आखिरी स्टेज है, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद गजटेड नोटिफिकेशन निकल गया, वो बन गया एक्ट, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन से बन जाता है एक्ट, अधिनियम, और वो गजटेड नोटिफिकेशन से लागू हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन होते लागू नहीं होता, गजटेड नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। अपन लास्ट में अभी देखेंगे इस चैप्टर के एंड में, आर्टिकल के एंड में, ठीक है। तो अंतिम स्टेज तो है अपने अधिनियम एक्ट, लेकिन उसकी जो सबसे पहली स्टेज है जिस रूप में वो पेश होता है और फिर पारित होता है, उसको अपन बोलते हैं विधेयक या बिल, ठीक है। तो संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कानून बनाना। तो इसलिए ये आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर कि संसद के कार्य लिखो, है कि नहीं, तो वो सबसे पहला ही कार्य आप ये लिखोगे विधि निर्माण, फिर विधि निर्माण में भिड़ते लिखोगे अनुच्छेद 107, आर्टिकल नंबर 107। समझो, ये धारा नहीं बोलना है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि धारा तो क्या होती है, धारा संविधान के अलावा अन्य जो कोई भी कानून है उसके जो अपन ऐसे बिंदु देखते हैं उनको अपन, मतलब ऐसे जो बिंदु में बता रहता है उसको अपन धारा बोलते हैं, सेक्शन, ठीक है। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जैसे ये अपन देखते हैं पूरे एक एक बिंदु जो लिखे उनको बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है ना। धारा नहीं बोले, कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आर्टिकल, अनुच्छेद। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अन्य जितनी भी विधियां हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है धारा या सेक्शन, ठीक है ना। ये आओ तो अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 107। तो देखो 107 जो है आर्टिकल नंबर 107, विधि निर्माण, ठीक है ना, विधि निर्माण। तो पहले तो देखो याद कैसे रहेगा, मैं आपको एक क्लू बताता हूं। जैसे 107 है ना, 7, तो 7 क्या होता है, जैसे लकी नंबर होता है कि नहीं, 7 लकी नंबर होता है कि नहीं। 7 रंग है, 7 समुद्र है, 7 अजूबे हैं, 7 फेरे हैं, 7 वचन है कि नहीं। तो 7 रंग इंपॉर्टेंट, शुभ है। तो शुभ क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कार्य है वो करो तो वो सबसे शुभ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही है क्या, कानून निर्माण। तो विधि निर्माण, ये ऐसे 7 आप याद रख लो, शुभ कार्य, ठीक है। हो गया श्री गणेश ऐसे। तो क्या अब आर्टिकल नंबर 107 जो है उसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो ये पूरी स्थापन है जिसको अपन इंट्रोडक्शन बोलेंगे, एक पारित बोलेंगे, ये पासिंग ऑफ बिल, ये विधेयक, विधेयक को हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे अपन बिल, BILL। पूरी स्थापन है इंट्रोडक्शन और पारित है पासिंग। अभी नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखो ये रहा, प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन है ना, पासिंग ऑफ बिल्स, बिल्स मतलब विधेयक। समझे। तो मोटे तौर पे तो अपन इस अनुच्छेद के अंदर 2 चीजें देखेंगे कि किस तरह से तो वो इंट्रोड्यूस होंगे पूरी स्थापन, और वो किस तरह से पारित होंगे, समझ गए, ये चीज है। अब क्या है, मोटे तौर पे तो पूरी स्थापन और पारित देख रहे हैं, लेकिन जब अपन गर्भित रूप में इसको जब अपन आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो काफी सारी चीजें अपन को जानने को मिलेंगी। कि पूरी स्थापन में तो अपन ये देखेंगे कि क्या देखेंगे, पूरी स्थापन में अपन देखेंगे चीज कि एक तो जो विधेयक है, विधेयक, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें अपन जैसे देखेंगे कि विधेयक का जो पेश करता है
विधेयक को पेश कौन कर रहा है, विधेयक का जो पेश करता है उसके आधार पर दो हो जाएंगे, सरकारी व गैर सरकारी, गैर सरकारी, ठीक है। और विधेयक की जो प्रकृति है, ठीक है ना, विधेयक की प्रकृति के आधार पर देखें तो वो भी दो हो जाएंगे अपने, क्या, एक तो धन विधेयक और एक साधारण विधेयक, ठीक है। तो क्या देखेंगे अपन, पुनर्स्थापन में अपन देखेंगे विधेयकों के प्रकार, समझ गए, एक है। फिर ये जैसे जो पारित होने वाला, जो ना पारित होने वाले के अंदर अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखेंगे कि कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो जैसे वैसे तो मोटे तौर पर तो 3 चरण ही आएंगे, लेकिन वो 3 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 5 चरण होते हैं, ठीक है। वाचन तो 3 होते हैं लेकिन चरण 5 हो जाते हैं। वाचन तो 3 ही होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन, लेकिन द्वितीय वाचन के अंदर 2 चीजें एक्स्ट्रा और जुड़ जाती है, समिति स्तर और प्रतिवेदन स्तर, ठीक है। तो चरण तो 3 ही है लेकिन टोटल स्तर हो जाएंगे अपने 5, है ना। मतलब यूं मान लो कि कितने टोटल स्टेप्स, वो क्वेश्चन नहीं आता है कि कितने टोटल स्टेप्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन वाचन 3 होते हैं। अगर पूछा जाए कि कोई भी विधेयक कानून बनता है तो कितने वाचनों से गुजरता है, तो 3 वाचनों से गुजरता है। लेकिन उसके अंदर दूसरा जो अपना चरण है वहां पे दूसरा द्वितीय जो वाचन है वहां पे 2 चीजें और जुड़ जाती है, समिति का स्तर, और फिर समिति ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट स्तर, वो देखेंगे अपन। तो 3 के कैसे 5 हो जाते हैं सब देखेंगे अपन। तो लेकिन वाचन पूछे तो वाचन है आंसर 3 वाचन होते हैं हर बिल के, ठीक है। 5 वाला अपन को मेंस में काम आता है, 3 वाला प्री में पूछते हैं कितने वाचन, 3 वाचन, और फिर जब अपन मेन में वो आंसर लिखते हैं तो वो 5 उसका आंसर होता है, समिति स्तर लिखना होता है, ठीक है। तो मोटे तौर पे तो देखो पुनर्स्थापन में अपन प्रकार पढ़ेंगे, विधेयक कितने प्रकार के हैं, और पारित होने में जैसे कितने चरण होते हैं वो। फिर इस पारित में क्या एक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है, जो इस आर्टिकल का भाग, मतलब यहां से जो चालू हो जाएगा, यहां से ये पहले 2 बिंदु जो है ना, आर्टिकल 107 का पहला और दूसरा बिंदु तो जुड़ा हुआ है पुनर्स्थापन से, और ये 3 4 और 5 बिंदु जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है पारित से, पासिंग की, है ना। पासिंग की जो है ये है पुनर्स्थापन के, पूरा स्थापन मतलब इंट्रोडक्शन के, और 3 4 5 बिंदु जुड़े हुए अपने पासिंग के, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको दो भागों में पढ़ेंगे। पहले तो अपन देखेंगे पुनर्स्थापन के संदर्भ में कि कैसे कैसे पुनर्स्थापन किया जाता है, फिर किस तरह के विधेयक होते हैं वो, फिर पारित में अपन पढ़ेंगे कि कितने चरण होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक चीज इस आर्टिकल के अंदर जैसे अपन जैसे देखेंगे, ये जो है 3 4 और 5 जो पारित से संबंधित है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो जो पारित करने की जो प्रक्रिया है उसी को ये प्रभावित करते हैं 3 4 और 5, है ना। कि जैसे उसमें अपन जैसे हर सदन के अंदर 3 स्थितियां देखेंगे कि कब, जब लोग, जैसे अपन देखते हैं राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस होता है, लेकिन लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, ठीक है, अस्थायी सदन है लोकसभा, ठीक है। तो अपन जैसे देखेंगे कि कौन सा विधेयक लोकसभा के, जब लोकसभा भंग हो जाती है, 5 साल पूरे हो जाते हैं या उससे पहले राष्ट्रपति ने भंग कर दी, तो कौन सा विधेयक जिंदा रहेगा या कौन सा विधेयक जिंदा नहीं रहेगा, मतलब कौन सा विधेयक तो पारित माना जाएगा और कौन सा विधेयक पारित माना जाएगा, मतलब व्यक्तिगत हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज हुआ हुआ व्यक्तिगत, ये देखो यहाँ लिखा हुआ व्यक्तिगत, और 1 2 3 बार है ये व्यक्तिगत, 3 लैप्स, है ना। तो ये लैप्स वाला जैसे जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है, प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में पूछते हैं। तो ये पारित होने से ही संबंधित है, ठीक है, 3 4 और 5, तो उनको अपन जैसे डिटेल के अंदर देखेंगे। तो ऐसे इस पूरे आर्टिकल को अपन 2 भागों में पढ़ेंगे, पहले तो बिंदु संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे, और फिर 3 4 और 5 पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर जो मैंने आपको बताया अभी सारा वही है, ये इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, इसमें आप जैसे देख सकते हो। अब जैसे पहले अपन हिंदी में देख लेते हैं एक बार, है ना। पहले अब पहला जो पार्ट है उसमें अपन पढ़ेंगे बिंदु संख्या 1 और 2 के बारे के अंदर, ठीक है ना। यहां तक बिंदु संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पहले अपन कि वो कैसे इंट्रोड्यूस होएगा, वो ये जो है ना इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस वर्ड क्या लिखा हुआ है देखो इंग्लिश में, इंट्रोडक्शन, की किस तरह से वो इंट्रोड्यूस होगा और फिर किस तरह से पास होएगा। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं इसका कि किस तरह से इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस के लिए जो हिंदी वर्ड है दैट इज पुनर्स्थापन। ये जो लैंग्वेज है पूरी ये बेयरेक्ट की लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो बेयरेक्ट मैंने आपको बता ही दिया था, और चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो लिंक दिया हुआ है नीचे परचेज करने का, वहां से आप पैनल पीडीएफ परचेज भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लो, ठीक है। तो अपन सबसे पहला बिंदु संख्या देखते हैं 1। ये बिंदु संख्या 1 क्या बोलता है कि धन विधेयकों, है ना, देखो भिड़ते देखो आगे धन विधेयक, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। धन विधेयक तथा अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है। आरंभ का मतलब पेश किया जा सकता है। तो देखो यहाँ जो विधेयकों की मैं बता रहा था कि पुनर्स्थापन संबंधित है कि
पूर्व स्थापन जो है इंट्रोडक्शन, उसमें अपन एक चीज पढ़ेंगे विधेयकों के प्रकार इसके अंदर गर्भित है, इस अनुच्छेद 107(1) के अंदर विधेयकों के प्रकार कैसे देखो गर्भित है, मैं बताऊं। देखो भिड़ते आगे एक तो धन विधेयक है ना, और ये अनुच्छेद 109 जो लिखा हुआ है ये धन विधेयक का, ये धन विधेयक की प्रक्रिया है 109 में, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। फिर दूसरा देखो विधेयक का प्रकार आ गया वित्त विधेयक है ना, वित्त जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल, वो अनुच्छेद 117 के अंदर वर्णित है कि नहीं है। तो दो तो आ गए ना, देखो यहाँ पे प्रकार आ गए ना, प्रकार मैं बता रहा था प्रकार आएंगे कि नहीं आएंगे, तो प्रकार देखो अपने आप निकल रहे हैं, अपन निष्कर्ष निकाल रहे हैं इस बिंदु संख्या 1 का 107(1) का। फिर तीसरा आ गया कोई विधेयक है ना, कोई को जैसे बोल दिया अपन ने साधारण विधेयक, तो आगे ना देखो 3 तरह के विधेयक निकल के, धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। धन विधेयक की जो प्रक्रिया अभी अपन आगे देखेंगे, अपन अभी तो 107 पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद आएगा 8 और फिर 9, ठीक है। तो बाद में आएगा 8 में अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आएगा, 9 में आएगी प्रक्रिया धन विधेयक की प्रक्रिया, 10 में धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। जो धन विधेयक घोषित नहीं होते हैं स्पीकर के द्वारा, ठीक है, उनको अपन वित्त विधेयक बोल देते हैं, कि जिनका संबंध तो मुद्रा से लेना देना है, लेकिन स्पीकर ने उसको धन विधेयक घोषित नहीं किया, वो वित्त विधेयक हो जाता है 117 वाला फाइनेंशियल बिल। और साधारण विधेयक क्या, साधारण विधेयक वो तो है जो ना धन विधेयक है ना वित्त विधेयक है, साधारण हो गए, कोई भी विधेयक का मतलब साधारण विधेयक। तो आगे ना देखो 107 में लिखा हुआ ना ये कि गर्भित है कि विधेयक कितने प्रकार के होंगे, वही आएगा। फिर एक और होता है संविधान संशोधन विधेयक, जो यहाँ पे वर्णित नहीं है, अलग से अपन आर्टिकल देखेंगे उसके अंदर है, ठीक है। तो एक तो चीज आ गई, देखो प्रकार निकल के आ गए ना। तो अब अपन यहाँ क्या देखा, वापस में पढ़ता हूं कि धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब अधीन रहते हुए मतलब धन विधेयक 109 से गवर्न होगा, 109 110 से गवर्न होगा, वित्त विधेयक 117 से गवर्न होगा, अधीन रहते हुए। फिर यहाँ कोमा आ गया, देखो कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है, इन दोनों को तो आप छेड़ो मत। और कोई भी विधेयक है, साधारण विधेयक है, वो किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है, किसी भी सदन से क्या मतलब है, वो राज्यसभा के अंदर आरंभ हो सकता है, आरंभ मतलब पेश किया जा सकता है, या लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। समझ गए थी चीज, ये है, ठीक है। बाकी 109 और 117 को आप नहीं छेड़ोगे, उनकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऐसे तो 109 में जैसे अब 109 तो प्रक्रिया है, तो उसमें यह है कि लोकसभा के अंदर ही पेश हो सकता है, तो मतलब काफी ज्यादा डिटेल में उसको अपन देखेंगे जब 109 पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ते हैं अपन, ठीक। तो एक और दो, एक बिंदु संख्या 1 ही हो गया, बिंदु संख्या 2 क्या देखते हैं अपन। बिंदु संख्या 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में क्या ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक दोनों हाउस की। और अनुच्छेद 109 के अंदर क्या है, धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है, मनी बिल की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक मतलब कोई के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, साधारण विधेयक, है ना। ये चीजों को देखो समझना आपको, ऐसे ही हल्के में उड़ाओगे तो उड़ जाओगे एग्जाम में। कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित, है ना, तब तक पारित नहीं किया, तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक, है ना, तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक क्या, जब तक संशोधनों के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सही जिन पर दोनों सदन सहमत हो जाते हैं, और उस पर दोनों सदन सहमत हो गए, दोनों सदन सहमत नहीं, मतलब ऐसे संशोधनों सही जिन पर दोनों सदन सहमत हो जाते हैं, नहीं होते हैं, है ना। चाहे संशोधनों को शामिल करो चाहे मत करो, ठीक है। तो 108 और 109, तो 109 में तो क्या मनी बिल, उसको आप छेड़ोगे नहीं, ठीक है, उसके अंदर तो संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती, लोकसभा की पावर डोमिनेट रहती है उसके अंदर। और 108 का मतलब ज्वाइंट सिटिंग के लिए अंदर रिजर्व रख गया, तो फिर ये चीज 107 उसके ऊपर लागू नहीं होगी, वो संयुक्त अधिवेशन के अंदर ही, फिर ज्वाइंट सिटिंग के अंदर ही डिसाइड होगा उसका फ्यूचर, ठीक है, यूं। तो क्या कहता है ये कि साधारण विधेयक, इसको साधारण भाषा में अपन पढ़े ना बिंदु संख्या 2 को, तो बस ये इतनी सी बात कहता है कि साधारण विधेयक जो है वो पारित कब माना जाएगा, जबकि दोनों सदन उसको संशोधनों सहित या बगैर संशोधनों के उसको पारित करते हैं, तो वो पारित माना जाएगा दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास वो चला जाएगा साइन होने, ठीक है। तो ये दोनों सदनों से पारित माना जाएगा कब, जब उसको संशोधनों सहित या बगैर संशोधनों के दोनों उसको स्वीकार कर ले, ठीक है। यू देखो संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हो, ठीक है, या तो संशोधन को किसी ने कोई संशोधन किया ही नहीं, जैसा पेश किया था वैसा ही मान गए, या जो संशोधन पेश किए गए उनको मान लिया और कर दिया। फिर आप बोलोगे नहीं सर संशोधन जो बोले और वो नहीं किए, तो फिर इसी में तो साधारण विधेयक पे डेडलॉक आ गया, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या निकल के आ रही है कि 109 जो अपना है क्या, धन विधेयक, है ना, उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक, साधारण विधेयक जिसको अपन ने बोला है, तो
जो संयुक्त अधिवेशन ना, ज्वाइंट सिटिंग अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 108, वो केवल साधारण विधेयक पे बुलाई जा सकती है ना, साधारण विधेयक पे साधारण विधेयक पे, वो धन विधेयक पे नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि धन विधेयक पे तो वैसे पावर डोमिनेट रहती है लोकसभा की, ऐसे, ठीक है। यूं संविधान संशोधन विधेयक पे भी नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है, यूं, क्योंकि साधारण विधेयक जो होते हैं साधारण बहुमत से पारित होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं उनमें विशेष बहुमत चाहिए होता है कि नहीं। तो जिनमें विशेष बहुमत चाहिए उनमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है सिर्फ साधारण विधेयक। साधारण विधेयक क्यों साधारण विधेयक होते हैं? क्योंकि वो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, ठीक है। तो साधारण बहुमत क्या होता है, कैसे होता है, सब अपन आगे देखेंगे। फिर बिंदु संख्या 3, 4, 5 जो है ये पारित होने से संबंधित है, उसको अपन अभी नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो अभी जो इंट्रोडक्शन है उसको अपन को समझना है, ठीक। आ जाओ, अब ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताया ना, ये देखो इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चीजें वही है दोनों, कोई ऐसा इसमें क्लिष्ट नहीं है। 1 और 2 को मैंने लिख दिया, 3 और 4, 5 थोड़े गैप देके लिखे हुए हैं, देखो, ठीक है। तो इनको अपन जैसे देखेंगे ये क्या चीज होती है। ये जो टेबल है ये बिंदु संख्या 3 और 4 और 5 जो है उनसे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अपन, ठीक है। उस आर्टिकल के निष्कर्ष से निकाली हुई है मैंने सारी चीजें। आ जाओ, है ना। अब बिंदु संख्या 1 और 2 से जो संबंधित है ना, बिंदु से मतलब पुरुषापन से जो संबंधित है, इंट्रोडक्शन से, बिल कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं अपन। ये है इसके अंदर, देखो, है ना, ये आओ देखो क्या पढ़ते हैं अपन, विधि निर्माण, अनुच्छेद 107, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य संसद का। संसद देश की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, इसका प्रमुख कार्य विधि निर्माण है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। विधेयक बिल के प्रकार, क्या प्रस्तुत किए जाने वाले सांसद के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं ना, कि उसको प्रस्तुत कौन कर रहा है, जैसे मैंने बताया था प्रस्तुत करता कौन है, ठीक है। प्रस्तुत करता व्यक्ति होगा, नो डाउट, ठीक है। तो उस व्यक्ति के आधार पर डिपेंड करता है कि बिल किस प्रकार का होगा, एक विभाजन तो ये है, ठीक है ना। तो प्रस्तुत किए जाने वाले सांसद के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। अब सांसद जैसे 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्या, या तो सांसद मंत्री हो सकता है ना, या सांसद मंत्री नहीं होएगा। यहाँ वो बीजेपी कांग्रेस आप मत समझो कि एक सांसद बीजेपी का हो सकता है दूसरा कांग्रेस का, नो, वो यहाँ मतलब नहीं है। वहां मतलब क्या है, या तो वो मंत्री होएगा, समझ रहे हो, मंत्री होएगा, या वो मंत्री नहीं होएगा, समझ रहे हो, बस इसी को विभाजन है। तो जो मंत्री होते हैं उनको, मंत्रियों के द्वारा जो पेश किए जाते हैं विधेयक, उसको अपन क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक। और जो बगैर मतलब मंत्री के अलावा जितने भी सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, किसी का ही हो, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे रूलिंग पार्टी का नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मंत्री है और उसने पेश किया तो सरकारी विधेयक। बगैर मतलब बिना मतलब मंत्रियों के अलावा किसी सदस्य, संसद सदस्य द्वारा पेश किया विधेयक जो है वो क्या कहलाता है, वो गैर सरकारी विधेयक कहलाया जाता है ना। उसको, उसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है निजी विधेयक। लेकिन सरकारी और गैर सरकारी चूंकि पर्यायवाची एंटोनिम लगते हैं एक दूसरे के, इसलिए ये यूज करना बड़ा आसान होता है, गैर सरकारी, है ना। लेकिन आप स्लैश लगा के उसमें लिखोगे निजी विधेयक, है ना। गैर सरकारी का जो अच्छा वर्ड है जो अपने को ज्यादातर मिलता है वो है निजी विधेयक। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है अपने अनुच्छेद 168 जो बने हुए हैं उसके अंदर भी वर्ड जो है वो निजी लिखा हुआ है ना। लेकिन समझ के लिए मैं बता रहा हूं कि उसको अपन को गैर सरकारी बोलना है, क्योंकि वो सरकारी का विलोम है, ठीक है। तो सरकारी का मतलब आप ये मत समझोगे जो सरकार मतलब जो रूलिंग पार्टी का जो एमएलए है या सॉरी एमपी है वो पेश करेगा तो रूलिंग पार्टी का पेश करेगा तो सरकारी होगा, और जो रूलिंग का नहीं है वो पेश करेगा तो गैर सरकारी होगा, ऐसा नहीं है। आप समझोगे अभी बीजेपी है तो बीजेपी का पेश कर दे तो वो तो सरकारी हो जाएगा, और जो बीजेपी का नहीं है वो पेश करो गैर सरकारी, नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। सरकारी का मतलब मंत्री अगर पेश करता है तो सरकारी, मंत्री के अलावा कोई भी अन्य सांसद चाहे वो किसी पार्टी का हो, बीजेपी कांग्रेस किसी का ही हो, तो वो अगर पेश करता है तो विधेयक वो गैर सरकारी या उसको अपन बोलेंगे निजी विधेयक। इतना है ना, समझो इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। सरकारी विधेयक जो कि मंत्रियों द्वारा अर्थात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। भाई सरकार कौन होती है, सरकार वो होती है जिसको मंत्री चलाते हैं, ठीक है। सरकार अभिन्न अंग है, मतलब सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक टूल है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक टूल है, ब्यूरोक्रेसी जिसका टूल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, शासन करती है। तो शासन किनके थ्रू होता है, शासन मंत्रियों के थ्रू होता है, ठीक है। और फिर मंत्रियों के नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, सरकार का एक टूल है जो कि इंप्लीमेंट करती है, कार्यपालिका का हिस्सा होती है ब्यूरोक्रेसी। मंत्री किसके हिस्से होते हैं, मंत्री भी कार्यपालिका के अंदर ही जाते हैं, लेकिन चूंकि वो सांसद होते हैं तो व्यवस्थापिका का हिस्सा होता है,
ठीक है, अपन ने जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था तो वो अपन ने एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पढ़ा था, कार्यपालिका के अंदर ही। ठीक है, मंत्री अपने विभागों से उस कानून को इंप्लीमेंट करवाता है, लेकिन जब वो विधि निर्माण का कार्य करते हैं एक सांसद के रूप में तो वो व्यवस्थापिका का हिस्सा होते हैं। ठीक है तो ये हो गया ना सरकारी विधेयक जो कि मंत्रियों अर्थात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक, निजी वर्ड ज्यादा अच्छा है लेकिन गैर सरकारी भी ध्यान रखना है। निजी विधेयक जो कि मंत्रियों के अतिरिक्त सांसदों में से किसी के भी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हों। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर केवल क्या कह रहा है ये कि अगर मंत्री पेश करेगा तो सरकारी हो जाएगा, मंत्री के अलावा कोई पेश करेगा तो वो गैर सरकारी हो जाएगा। ये अपन को ध्यान में रखना है, समझ गए। मंत्री पेश करे तो सरकारी, मंत्री के अलावा कोई भी अन्य सांसद पेश करे चाहे किसी पार्टी का हो तो वो गैर सरकारी। ठीक है, यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं परंतु उनमें निम्नलिखित अंतर होते हैं। ठीक है ना, ये प्रक्रिया उनके जो भाई एक बार पेश करते समय दिक्कत है, बाकी जो प्रक्रिया है पारित होने की वो दोनों के लिए सेम है। प्रक्रिया क्या, वही जैसे 3 वाचन होंगे और टोटल जैसे अपन स्टेप्स गिनेंगे तो वो 5 होंगे, वो दोनों में सब में सेम है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस जो है वो क्या है, निम्नलिखित अंतर होते हैं इनके अंदर, पेश करते समय डिफरेंस है वो क्या है वो अपन देख लेते हैं, है ना। ये सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, बहुत अच्छा ये डिफरेंस है, इसको अपन में ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बुक्स में वगैरह के अंदर मिलता है या नहीं मिलता है तो बुक खोल के आप जैसे देखो तो अपने आप ही निष्कर्ष निकालो, मैं तो क्या बताऊं। सबसे पहले अपन देखते हैं सरकारी विधेयक, ठीक है, और दूसरा अपन देखते हैं गैर सरकारी विधेयक। जैसे मिलता भी है बुक के अंदर तो एक बार आप गहराई में जाके देखो क्या सभी बिंदु थे कि नहीं थे। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो एक अपन जैसे देखते हैं, चाहे वो एग्जाम लास्ट ईयर क्वेश्चन उनसे लिए हुए हैं, चाहे यूं देखो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहते हैं उनसे लिए हुए हैं, ऐसे तो एड ऑन करता जाओ चीजों को। सरकारी विधेयक देखते हैं, इसे सदन में केवल कौन पेश कर सकता है, मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, जैसे अभी ने देखा। इधर देखते हैं, इसे सदन में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा, किसके अलावा, मंत्री के अलावा, मंत्री के अलावा सारे कौन है, गैर सरकारी है, निजी है, कि पेश किया जाता है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्यों को प्रदर्शित करता है। तो देखो, निजी विधेयक जरूरी नहीं है कि सरकार के अलावा जो होता है उसी के द्वारा लाए जाएं, ये सरकार के व्यक्ति के द्वारा भी लाए जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दल द्वारा लाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा कोई जरूरी नहीं, सरकार के सरकार का जो एमपी, जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का एमपी भी ला सकता है अमूमन, लेकिन विपक्षी द्वारा लाए जाते हैं, है ना। तो भाई सरकार का मंतव्य पेश करने के लिए तो मंत्री बहुत होते हैं, है ना, इसलिए अमूमन ये रूलिंग पार्टी के एमएलए द्वारा, एमपी अभी अपन यूनियन पढ़ रहे हैं तो एमपी वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ये चीज भाग 6 अपन राज्य पढ़ेंगे उसमें भी लागू होती है। तो मैं बता रहा था कि सरकार का मंतव्य तो जो है वो मंत्री कर देते हैं जाहिर, लेकिन कई बार क्या होता है, सरकार का मंत्री जैसे जो यूं समझ लो कि कोई मंत्री सरकार का नहीं वो चीज एक्सप्रेस करना पा रहा है या नहीं चाहता कि ऐसा विधेयक आए, तो फिर सरकार की भी अन्य रूलिंग पार्टी के भी जो अन्य सदस्य हैं वो भी इसको ला सकते हैं। जैसे भी अपन लेटेस्ट में अभी जैसे एग्जांपल देखें, करोड़लाल मीणा बीजेपी की है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लेके आए और बीजेपी की सरकार अभी केंद्र में इस समय, तो ऐसे, है ना, मतलब जिस समय अपन वीडियो रिकॉर्ड करें उस समय की बात है, अपनी क्लास चल रही है ये, ठीक है। तो ये है, ये सार्वजनिक मामले में विपक्षी दल के मंतव्य होता है। फिर क्या है, तीसरा बिंदु क्या है, संसद द्वारा इसके पारित होने पर पूरी उम्मीद, इसे पारित होने की पूरी उम्मीद होती है संसद द्वारा, क्योंकि भाई वो सरकार का द्वारा लाया जा रहा है, मंत्री लाया जा रहा है, मंत्री तभी मंत्री है भाई जब उनमें पूरा कॉन्फिडेंस है, मतलब उनके पास बहुमत है, ठीक है, तो पारित होते ही है। इसे संसद में पारित होने की उम्मीद कम ही होती है, क्योंकि अगर ये पारित हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या, सरकार सो रही है क्या, फिर है कि नहीं है, ऐसे। तो देखो अब ये उम्मीद कम होती है, इसका एक उदाहरण यहाँ स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ लेटेस्ट की, ओनली 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल आउट ऑफ थाउजेंड्स बिकम लॉ सिंस 1952, 2% डिस्कस्ड इन 20 ईयर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हजारों प्राइवेट विधेयक जैसे जो आए उनमें से सिर्फ कितने हैं, 14 प्राइवेट मेंबर्स ही क्या है कि बिकम लॉ, कि वो अभी तक कानून बन पाए, केवल 2%, मतलब केवल 14 ही, और उनमें मात्र 2% पर डिस्कशन हुआ पिछले गत 20 वर्षों के अंदर, समझ गए। तो केवल 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल अभी तक कानून बन पाए हैं, ठीक, ऐसा। ये होगा तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु क्या देखते हैं, पर तीसरे बिंदु से निष्कर्ष ये निकला कि निजी विधेयक के पारित होने की उम्मीद ऑलमोस्ट नगण्य होती है। ये इससे प्रमाणित होता है कि 1952 से आज तक
अपन देखें तो केवल 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल ही कानून बन पाए और गत 20 वर्षों के अंदर केवल 2% पे ही डिस्कशन हुआ, इधर 20 में दोबारा और ये दोबारा। समझ गए। फिर चौथा बिंदु क्या देखते हैं, सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मैंने बताया था ना अभी आपको कि भाई मंत्री तभी मंत्री या सरकार तभी सरकार है जब उसके पास बहुमत है, मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी है तो वो पास करा के दिखा देगी ना ऐसे, और पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं है। ठीक, मेजोरिटी का मतलब 50% से एक ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है, तो अस्वीकृत करना पड़ेगा। भाई तुम्हारे पास बहुमत ही नहीं है, बहुमत तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो तुमको सरकार में मतलब सरकार के पास लोकसभा का बहुमत नहीं है, इसलिए पास नहीं हुआ, इसलिए अब तुम इस्तीफा दो तो लोकसभा भंग हो जाती है। इसके अस्वीकृत होने पर सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सरकार वैसे क्यों ले लेती है यार, चलो ठीक है वो बोल रहा है तो मंत्री को बोल देती है, संबंधित मंत्री को बोल देती है कि टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, अगर ऐसा इंपॉर्टेंट है तो फिर इसको अपने सरकारी विधेयक के रूप में पेश करो। ऐसे सदन में पेश करने से पहले 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए, है ना। 7 दिनों का नोटिस होता है, सरकारी विधेयक अगर कोई पेश करना हो तो 7 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है संबंधित अपने पीठासीन अधिकारी को, मतलब अध्यक्ष को, सभापति को। और इसमें पेश करने से पहले सभापति को पहले, है ना, पहले कर दो, पहले 1 माह का नोटिस देना होता है। तो यहाँ तो 1 सप्ताह है, ठीक है, 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह, और यहाँ पे 1 सप्ताह है और यहाँ पे 1 माह, 1 माह पहले का नोटिस चाहिए होता है। कहना मतलब 1 महीने पहले आप बताओगे अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेना। किसको बताओगे, आप जिस भी हाउस के मेंबर हो तो उसके पीठासीन अधिकारी को बताओगे, राज्यसभा के मेंबर हो तो आप अध्यक्ष सभापति को बताओगे, और लोकसभा के मेंबर हो तो आप अध्यक्ष को बताओगे, स्पीकर को बताओगे। ठीक है, 1 महीने पहले। और यहाँ पे संबंधित मंत्री 1 सप्ताह पहले बता देता है पीठासीन अधिकारी को, अध्यक्ष को या सभापति को। छठा बिंदु क्या है, इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से पेश किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पूरा इसमें स्टडी होता है और इसका क्या है, इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। जिस भी निजी सदस्य को पूछना होता है वही सारा स्टडी करके लेके आता है, उसमें विधि विभाग जो है उसकी कोई मदद नहीं करता। तो विधि विभाग तो भी संबंधित मंत्री की मदद करेगा ना, ऐसे। तो विधि विभाग का कोई रोल नहीं होता निजी विधेयक में, सरकारी विधेयक में होता है। क्योंकि भाई विभाग तो सरकार का हिस्सा है ना, इसलिए विभाग किसी कंट्रोल में, मंत्रियों कंट्रोल में। ऐसे तो मंत्री तो इधर है ना, सरकारी। ठीक है, फिर लोकसभा कार्य संचालन नियम 93 से गवर्न होता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोकसभा संचालन नियम अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 118 में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो बने हुए हैं दोनों हाउसेस के हैं। ये क्या कहता है कि सत्र के दौरान किसी भी दिन पेश किया जा सकता है। भाई 7 दिन पहले आपको अनुमति लेनी होगी, फिर अनुमति के बाद आप किसी भी दिन पेश कर सकते हो। और यहाँ पे लोकसभा कार्य संचालन नियम 26 है इसमें। भाई यहाँ तो कार्य संचालन नियम 93 था, यहाँ पे 26 है। ये कहता है इसमें भाई 1 माह पहले का तो नोटिस चाहिए। साथ में क्या है कि केवल शुक्रवार वाले दिन ही आप पेश कर सकते हो इसको, शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन ही पेश कर सकते हो। और फ्राइडे को भी ऐसा नहीं, कभी भी फ्राइडे को भी जो अंतिम 2.5 घंटा है अपने सेशन का, अंतिम 2.5 घंटा है फ्राइडे को, वही आपको मिलेगा। देखो रूल नंबर 26 क्या कहता है लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के, कि दी लास्ट 2.5 आवर्स, लास्ट 2.5 आवर, है ना, अंतिम 2.5 घंटा ऑफ ए सिटिंग ऑन फ्राइडे शैल बी अलॉटेड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस। समझ गए। तो कभी भी पेश नहीं कर सकते इसको, केवल फ्राइडे को कर सकते हैं, और फ्राइडे पे भी अंतिम 2.5 घंटा इसको मिलता है। ठीक है, इस पे मतलब उस संबंधित सांसद को बोलने का। और अनुमति नोटिस जो है सभापति को या अध्यक्ष को, जिसको अपन पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, उनको कितने दिन पहले, 1 महीने पहले का नोटिस होना चाहिए। समझ गए, ये है। फिर जैसे अब मैं आपको लेटेस्ट में जैसे बताऊं, मैं नियम पढ़ लिया, इधर 93 उधर 26 है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको लेटेस्ट का बताऊं, जैसे देखो ये है, ये अभी बिल्कुल ताजा जैसे बिल्कुल खबर है। जैसे देखो 9 दिसंबर 2022 की खबर है, 9 दिसंबर 2022 क्या है, देखो ओवर 50 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, है ना, 9 दिसंबर 2022 को ये है। तो अगर 50 प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरकार सो रही है, इसका मतलब, या उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो कहीं ये अपन तानाशाही की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कि रूलिंग पार्टी, या यूं कह लो कि विपक्षी सदस्यों द्वारा अगर बिल लाया जा रहा है तो 50 बिल, वो 50 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है गंभीर मुद्दों के प्रति। तो उन गंभीर मुद्दों को फिर कौन उठा रहा है, उनको गैर सरकारी सदस्य उठा रहे हैं, गैर मंत्री उठा रहे हैं, ये उससे लगता है। तो देखो किस तरह के हैं, द बिल टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपी जो 1951 का वाज इंट्रोड्यूस बाय बीएसपी मेंबर। ठीक है, बीएसपी मेंबर देखो अब मतलब विपक्षी द्वारा लाया जा रहा है। व्हाइल अदर्स बिल वर रिलेटेड टू शट डाउन ऑफ इंटरनेट, लोन वेवर एंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग, है ना। शट डाउन ऑफ इंटरनेट जैसे बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसे जब एग्जाम्स होते हैं
तो जैसे अपन कर्फ्यू तो बोलते हैं धारा 144, आजकल जैसे लगने लगे है साइबर कर्फ्यू, है कि नहीं। जैसे एग्जाम तो कितने से लोग देते रहते हैं, लेकिन प्रभावित होता है पूरा शहर। खासतौर पे जैसे राजधानियों के अंदर अगर शटडाउन हो जाता है, तो आजकल तो अपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस जैसे अपनी चल रही हैं, अब मान लो जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप, उस दिन नेट शटडाउन है, तो कहां से ले लोगे। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और क्या चीजें हैं, जैसे कैब बुक करा रहे हैं अपन, है घर का दरवाजा ही, जैसे आप ऑफिस में बड़े बड़े घर का लॉक खोल देते हो, इंटरनेट से, इंटरनेट ही चल रहा तो घर का लॉक आप कैसे खोलोगे। कार के दरवाजे कहीं से भी आप जैसे कभी खोलो, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, इसको आईओटी, है ना। कि हर एक चीज जो है घरेलू छोटी छोटी चीज, घर डेली यूज की छोटी छोटी चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। बैठे बैठे देख लो, ऑफिस में बैठे बैठे यहाँ भी माइक्रोवेव ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑफिस में बैठे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है सारा, है कि नहीं। नेट मतलब वाईफाई से जुड़े हैं और फिर नेट से आप देख रहे हो, वेब कैम जैसे जो है बैठे बैठे देख लो कहीं भी क्या हो रहा है, ऐसे है कि नहीं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो अपन, इधर तुम बात करते हो शटडाउन की, है कि नहीं। ये ऐसी चीजें आप जैसे फोन पे है, मतलब जो अपन यूपीआई यूज करते हैं, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, उस दिन मान लो कहीं घूमने जाओ और पता चले हमारा एग्जाम है संडे को और उस दिन नेट नहीं चल रहा, कैब बुक करानी है, पैसे पेमेंट करने, कैसे, संभव ही नहीं है। तो उस पर ये निजी विधेयक आया, है ना। अभी चर्चा में अभी 9 दिसंबर 2022 की घटना है, मतलब इंट्रोडक्शन की। लोन वेवर है कि आप पहले तो सरकार वोट लेने के लिए पहले तो लोन दिला रही है, ठीक है, सरकारी बैंकों से, और फिर बाद में जब चुनाव का समय आता है तो बोलते ठीक है यार इन लोनों को माफ कर दो। तो इसलिए तो वो बैड डेब्ट्स अपने जैसे बढ़ रही है, जिसको अपन एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, इसलिए तो बढ़ रही है बैंक की, दबाव होता है, ठीक है ऐसे। और प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग, जो अपन देख रहे हैं कि आम आदमी आज चाहता है कि मैं यही की यही फैसला कर दूं, खल्ड कप यही कर दूं, सारा कोर्ट में जाने नहीं पड़े, यही फैसला कर दें अपन, तो ये मॉब लिंचिंग है। तो इसका मतलब उस आम आदमी को आज विश्वास नहीं है कि इसको, एक तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ना इसमें विश्वास है, और ना इसके अंदर विश्वास है कि भाई ये जाएगा कोर्ट कचहरी के अंदर तो वो इसको न्याय दे पाएंगे, छोड़ देंगे इसको। तो वो एक फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी है, संस्थानों का पतन, ये मॉब लिंचिंग दर्शाता है ना। तो ये अभी वर्तमान में जैसे पेश हुई तो मैं बता रहा हूँ। फिर देखो ये लेटेस्ट एग्जांपल क्या है, ये अपने 12 दिसंबर 2022 का यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अपन आर्टिकल 44 के तहत पढ़ते हैं, इज बीजेपी कमिटमेंट, ठीक है ना, हैप्पी टू हैव इंट्रोड्यूस्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल इन पार्लियामेंट, एमपी किरोड़ीलाल जैसे बीजेपी के एमपी है, ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो भाई बीजेपी खुद चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, मोदी जी का तो सपना है ना, लेकिन ये सरकार को याद दिला रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई ये प्राइवेट मेंबर्स बिल विपक्षियों द्वारा लाए जाएं, ये सरकार के जो उसी दल के जो अन्य सांसद होते हैं उनके द्वारा भी लाए जा सकते हैं, लेकिन मंत्री नहीं, मंत्री तो यार इधर हो जाएगा सरकारी, ऐसे। तो अमूमन ये विपक्षी दल द्वारा लाए जाते हैं, ऐसे लिखना उसमें, जो था ना कि ये सरकारी सदस्य मतलब सरकार के सदस्यों द्वारा, मतलब सरकार मंत्री द्वारा, और ये अमूमन विपक्षी दल द्वारा लाए जाते हैं, ऐसे। लेकिन ला रहे ना किरोड़ीलाल मीणा उसी सरकार के सदस्य हैं, मंत्री नहीं है लेकिन, ऐसे, ठीक है। ये अपन को इसके अंदर ये डिफरेंस देखना है। फिर एक दो चीजें और हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखी प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में कुछ है, चलो ये तो इतना ही था। तो यहाँ अपन ने देख लिया कि व्यक्ति जो उसको पेश कर रहा है, जो सांसद उसको पेश कर रहा है, वो किस तरह का सांसद है, वो मंत्री है तो सरकारी हो जाएगा, वो सांसद मंत्री नहीं है तो वो गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा, जिसको वो निजी विधेयक अपन ने देखा। उसमें डिफरेंस देखो, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। प्री की दृष्टि तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ फ्राइडे वाला दिन, नियम 26, ठीक है ना, अंतिम 2.5 घंटा, ऐसे वो फ्राइडे वाले दिन का अंतिम 2.5 घंटा, और 1 महीने पहले का नोटिस, ये तो वो है। और एक प्री के लिए और इंपॉर्टेंट है कि गैर सरकारी सदस्य कौन होता है, ये तो आया हुआ प्रीलिम्स में यूपीएससी में, गैर सरकारी सदस्य कौन है, जो कि मंत्री नहीं है, ऐसे। कॉमन स्टूडेंट ये समझता है कि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के जितने विधायक है या एमपी सांसद जो, उनको अपन गैर सरकारी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे मतलब कल्पना के घोड़े मत दौड़ाओ, ज्ञान के घोड़े दौड़ाओ, विवेक के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है। एक विभाजन देख ले, सरकारी और निजी। अब देखते हैं सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी नहीं। अब दूसरा अपन विभाजन देखते हैं, विधेयक की प्रकृति के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकृति, कैसी प्रकृति विधेयक की, साधारण विधेयक है या वो धन विधेयक है, ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो धन विधेयक की तो 109 और 110 में, 109 में प्रोसीजर है, 110 में परिभाषा है, ठीक। अब साधारण विधेयक देख लेते हैं पहले अपन क्या है, फिर नीचे मैंने इसके जैसे किस तरह से ये पारित होते हैं सारा वो है। अब यहाँ पर अपन ने डिफरेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो जब अपन आर्टिकल 110 पढ़ेगा धन विधेयक की परिभाषा, तो उसमें लिखा हुआ है सारा, उसमें आएगी चर्चा। तो अपन तो अभी चूंकि पढ़ रहे हैं कैसे पास होएगा, तो साधारण विधेयक के बारे में पास की चर्चा लिखी हुई 107 में, वो देख लेते हैं।
धन विधेयक कैसे पास होगा, ये 109 में लिखा हुआ और धन विधेयक की परिभाषा 110 में। साधारण विधेयक क्या होता है? देखो, जो विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होते, वे सभी क्या होते हैं? वो सभी साधारण विधेयक होते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है ना। अब जैसे इनमें धन विधेयक अपन देखें तो धन विधेयक की जो परिभाषा आएगी आर्टिकल 110 के अंदर है। वित्त विधेयक जो अपन देखेंगे आर्टिकल 117 के अंदर देखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये अनुच्छेद 368 के अंदर अपन देखेंगे। तो इनके अलावा जो होते हैं वो सभी साधारण विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेश किए जा सकते हैं किसी भी सदन में। ठीक है, साधारण विधेयक मंत्रियों, है ना, मंत्रियों, सरकारी विधेयक किसी भी सांसद, निजी, मतलब क्या है? देखो, साधारण विधेयक मंत्रियों या तो सरकारी विधेयक पेश कर, मतलब मंत्रियों सरकारी विधेयक के रूप में पेश हो सकता है ना, किसी भी सांसद या मतलब यहाँ कोमा लगेगा ना, साधारण विधेयक मंत्री, सरकारी विधेयक कोमा किसी भी सांसद, निजी विधेयक द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं, है ना। साधारण विधेयक जो होता है वो सरकारी विधेयक भी हो सकता है और गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है। सरकारी विधेयक कब? जब मंत्री लेके आए, मंत्री प्रस्तुत करे। और गैर सरकारी विधेयक कब? निजी विधेयक कब? जब मंत्री के अलावा कोई सांसद प्रस्तुत करे तो वो। ठीक है ना। बाकी जैसे ये धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान, ये तो सारे सरकारी विधेयक ही होते हैं यार, इनको कैसे कोई गैर सरकारी सदस्य लेके आ सकता है? खुद ही आइडिया लगाओ। छोटे मोटे इश्यूज पे लाए जाते हैं, जैसे अभी अपन ने इश्यूज देखो, 50 जो प्राइवेट मेंबर्स भी लाए तो उनमें इश्यूज है आरपीए के अंदर संशोधन करना, मॉब लिंचिंग, शटडाउन ऑफ इंटरनेट, ऐसे जो है लोन वेवर है, छोड़ भैया जो इश्यू है उन पे लाया जा सकता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। साधारण विधेयक को पारित होने के निम्नलिखित स्तरों से गुजरना होता है और ये स्तर टोटल आएंगे 5। ठीक है ना, निम्नलिखित स्तरों से गुजरना होता है। ठीक है, ऐसे ये 5 स्तर इसके अंदर आएंगे। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे यहां से यहां देखो, प्रथम वाचन, ठीक है, फिर द्वितीय वाचन, फिर यहाँ देखो तृतीय वाचन, 3 आ गया, लेकिन तृतीय वाचन नंबर पड़ा हुआ 5। ठीक है ना, बीच में क्या आ गए? द्वितीय वाचन पर जैसे अपन देखेंगे समिति स्तर और प्रतिवेदन स्तर, और फिर उसके बाद आएगा तृतीय वाचन। ठीक है ना, यहाँ ऐसे, फिर ये इतना है। तो 5 स्तर इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। कहाँ थे? यहाँ थे। स्तर कौन से आएंगे? 5 स्तर आएंगे। ठीक है ना। स्तर अब मैंने बताया कि कितने स्तरों से गुजरना होता है? 5 स्तरों से गुजरना होता है। 5 स्तर के अंदर वाचन तो कितने होते हैं? 3 वाचन होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, और 2 समिति वाले स्तर जुड़ जाते हैं, वे देखेंगे अपन। प्रथम सदन में प्रस्तुत, है ना, प्रथम सदन में, प्रथम सदन कौन सा होता है? यहाँ राज्यसभा लोकसभा से मतलब नहीं। प्रथम सदन वो होगा जिसमें सबसे पहले उस बिल को पेश किया गया, सबसे पहले, चाहे वो राज्यसभा हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जिसमें पेश करते हैं उसको प्रथम सदन बोलते हैं, है ना। यहाँ उच्च और निम्न नहीं है, प्रथम का होता है जिसमें पेश किया, प्रस्तुत करता सदन जिसमें पेश किया, चाहे सरकारी या गैर सरकारी कैसे भी पेश किया, लेकिन जिसमें पेश किया वो प्रस्तुत करता सदन है। वहां क्या होगा? प्रथम वाचन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, है ना। प्रथम वाचन मैं आपको बताता हूँ, प्रथम वाचन के अंदर क्या होता है? नॉर्मल जैसे उसका मकसद बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे है कि ये। द्वितीय वाचन में क्या, थोड़ा सा और डीप में जाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर ये होता है कि समिति को जाए या नहीं जाए, उस पर चर्चा होती है। तो द्वितीय स्तर जो होता है, द्वितीय वाचन जो होता है, उसको समिति स्तर बोलते हैं। ठीक है, फिर समिति को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ये द्वितीय वाचन के दौरान होता है। भेजा गया तो ठीक है, समिति स्तर तीसरा हो जाता है। फिर समिति से रिपोर्ट ली जाती है, चौथा स्तर वो हो जाता है। फिर 5वां स्तर क्या होता है? 5वां स्तर पे अंतिम वाचन होता है, जिसको अपन तृतीय वाचन बोलते हैं। समिति द्वारा दिए गए संशोधनों को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। और फिर तृतीय वाचन के बाद वो उस प्रस्तुतकर्ता सदन या प्रथम सदन से वो पारित घोषित कर दिया जाता है। घोषित कौन करता है? पारित हुआ है, नहीं हुआ, पीठासीन अधिकारी। लोकसभा है तो अध्यक्ष, राज्यसभा है तो सभापति, वो घोषित करता है कि बिल पारित हुआ है, नहीं हुआ, ऐसे। फिर वो द्वितीय सदन को चला जाता है, जो कि उसको अपन द्वितीय सदन बोलते हैं, जो कि उस पर और डिस्कशन, वहां यही 5 चरण वो द्वितीय सदन के अंदर फिर होता है। ठीक है, प्रथम वाचन क्या देखते हैं? किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। तो देख लिया अपन ने 7 मतलब 1 सप्ताह की या 1 माह की, जैसा भी है। नियत तिथि को अध्यक्ष की अनुमति से वह सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रस्ताव सदन में रखता है। अध्यक्ष इस प्रस्ताव पर मतदान कराता है। मतदान की अनुमति पर प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात ही विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है ना। पहले एडमिट हो या नहीं हो विधेयक, तो पहले तो उसी पे ये तो संबंधित मंत्री बताता है कि हाँ भाई देखो ऐसे ऐसे है, हम विधेयक लाना चाहते हैं। तो फिर स्पीकर की अनुमति से पहले तो मतदान होता है, वॉइस वोट ही हो जाता है, सब मेज बजा के बताते हैं हाँ वी गिव आवर असेंट की, ठीक है, हाँ भाई ये विधेयक लाया जाना चाहिए। ठीक है, मतदान के बाद ये विधेयक फिर प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। विधेयक को अध्यक्ष द्वारा इसके पश्चात सभी सरकारी गजटों में प्रकाशित करवाता है तथा विधेयक के सदन में प्रथम वाचन करवाया जाता है ना। सरकारी गजट में प्रकाशित का मतलब वो विधेयक के रूप में प्रकाशित हुआ, एक्ट के रूप में नहीं। सबको उसकी प्रतियां बांटी जाती हैं। सरकारी गजट का कहना मतलब हो गया कि ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर है, इसलिए सरकारी गजट है ये। ठीक है, तो
नॉर्मल ये चीज हो गई, अनुमति ली गई, अनुमति के बाद वो प्रस्तुत किया गया और उसकी कॉपियां सभी को बांटी गई उस बिल की। द्वितीय वाचन में क्या हुआ, द्वितीय स्तर पे क्या होगा, द्वितीय वाचन को अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय वाचन को अपन बोलते हैं समिति स्तर। देखो क्या, विधेयक सदन में पूरी स्थापित इंट्रोड्यूस करने के पश्चात सदन में सदस्यों को विधेयक की प्रतियां वितरित की जाती हैं, ठीक है, ये फर्स्ट के अंदर हो गया। तथा सामान्यतः 2 दिन के पश्चात द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है। जब अपन ने फर्स्ट स्टेप के अंदर कॉपियां बांट दी, फिर 2 दिन सब पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ये वाचन उस दिन ही होता है, ठीक है। अब 2 दिन पहले तो भाई कॉपियां बांटी, सब पढ़ के आ गए ना, अब द्वितीय वाचन प्रारंभ होगा। इसमें क्या होता है, देखो समिति स्तर, यदि सदन द्वारा इस प्रस्ताव की विधेयक किसी भी संसदीय समिति, है ना, देखो अब यहाँ संसदीय समिति आ गई ना, स्थायी तदर्थ, स्थायी को अपन बोलते हैं परमानेंट और तदर्थ को अपन बोलते हैं एडहॉक। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज आ गई, इनको पीसी अपन बोलेंगे। लोकसभा की होती है, राज्यसभा की होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी होती है, ठीक है। तो कमिटीज वाला बिल्कुल ही सेगमेंट एक अलग है, यहाँ भी अपन उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल टॉपिक डाइल्यूट हो जाएगा। बस इतना समझ लो, आपकी समितियां कुछ है ना, समिति को संसदीय समिति, स्थायी या तदर्थ, है ना, समिति यूं समझ लो, संसदीय समिति 2 तरह की होगी, स्थायी और तदर्थ, ठीक है, को भेजा जाए, को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक संबंधित समिति को भेजा जाता है ना। सदस्य ये डिसाइड करेंगे नहीं, इसमें कोई गंभीर मुद्दा इसके अंदर जुड़ा हुआ, ये एक समिति को भेजा जाना चाहिए, संसदीय समिति को भेजा जाए, ठीक है ना। तो संसदीय समिति 2 नॉन हाउस की होती है, लोकसभा राज्यसभा, और एडहॉक और स्टैंडिंग होती है। एडहॉक का तो मतलब उसी संबंधित में बनाई गई, और मतलब उस जब वो जरूरत पड़ी तभी उस समिति को जिंदा किया गया। और स्थायी का मतलब वो हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा काम करती रहती है। तो वो समिति में पढ़ेंगे, अभी कुछ भी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। तो अगर मान लेते हैं सभी की नहीं भेजा जाना चाहिए तो भेज दिया जाता है। फिर क्या, समिति विधेयक का खंडवार सूक्ष्म गहन अध्ययन करती है। समिति, ये समितियों का महत्व है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समितियों का महत्व क्या है, एक तो ये क्वेश्चन होता है समितियां क्या होती है, और दूसरा का महत्व क्या है। तो सूक्ष्म अध्ययन करती है। तो समिति के सदस्य होते हैं जो मेंबर, किसी को जैसे कई बार किसी सांसद को मंत्री नहीं बनाया, समिति का सदस्य बना दिया, तो सांसद नाराज नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, देखो कि कैसे कोई कानून में कैसे उसकी सूक्ष्म गहन अध्ययन किया जाए, समिति के सदस्य से ये सदस्य के रूप में सीखने को मिलता है सांसद को। फिर क्या है, समिति संशोधन सहित या संशोधन रहित सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। अब प्रतिवेदन इस तरह आ गया। चौथा, समिति द्वारा किए गए संशोधनों सहित विधेयक को छपवाकर सदस्यों को तृतीय वाचन के लिए वितरित किया जाता है। फिर अब तृतीय वाचन होता है, तृतीय व अंतिम वाचन। तृतीय व अंतिम वाचन में क्या होता है, देखो विधेयक को समग्र रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। समग्र रूप मतलब जितना भी लेना था समिति के सिफारिशों को ले लिया। विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर बहस होती है। यह विधेयक के लिए सदन में अंतिम अवस्था होती है, ठीक है ना, तृतीय वाचन। इस अवस्था में प्राय विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है। विधेयक एक सदन में पारित होने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा प्रेषित किया जाता है ना। कई बार इस स्तर पे भी जैसे वोटिंग हो जाती है, उसमें वैसे तो वोटिंग तो हो गई मेन स्तर पे, फर्स्ट के दौरान ही हो जाती है। थर्ड के अंदर ऑलमोस्ट वोटिंग इतनी नहीं होती। इस अवस्था में प्राय विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है। सरकार ये बोल देती है कि ठीक है, विपक्ष की जो मांग थी हमने मांग ली, कमेटी को भेज दिया गया था। और कई बार जैसे कमेटी की मांग होती है कि कमेटी बोलती है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजो आप, मतलब सदस्य बोलते हैं विपक्ष सदस्य, तो जेपीसी को नहीं भेजा जाता। कई बार किसी नियम पे अट जाता है कि इस नियम के तहत चर्चा हो, तो जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, जब प्रक्रिया नियम 118 पढ़ेंगे, जिसके तहत प्रक्रिया नियम सारे अपन पढ़ेंगे, तो उसमें हर नियम का फर्क है। किसी नियम के तहत सरकार तो बोलती है इस नियम के तहत चर्चा करा लो, विपक्ष बोलता है कि नहीं हम इस नियम के तहत चर्चा कराएंगे, है ना। वो इसलिए होता है कि किसी नियम में मतदान जुड़ा हुआ, किसी नियम में मतदान नहीं जुड़ा हुआ, ऐसे। तो सरकार तो बोलती बगैर मतदान की चर्चा करा लो, वो उधर बोलते नहीं मतदान के साथ चर्चा कराएंगे विपक्ष। तो प्रक्रिया नियम 118 पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये आपने टोटल 5 चरण होते हैं किसी विधेयक को पास करने के। इसमें 3 तो वाचन हो गए, चरण 5 है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाचन जो होता है उसमें समिति स्तर जुड़ जाता है, समिति स्तर और प्रतिवेदन स्तर, ऐसे, ठीक है। तो फिर ये 5 स्तर से गुजरता है। तो पहला प्रस्तुतकर्ता सदन के अंदर हो गया। अब देखो, अब दूसरे सदन में विधेयक, दूसरे सदन के अंदर विधेयक जा रहा है। तो क्या दूसरे सदन में विधेयक जा रहा है, क्या है? देखो, दूसरे सदन में प्रथम सदन से पारित विधेयक, है ना, दूसरे सदन में प्रथम सदन से पारित विधेयक प्रस्तुत होने के पश्चात विधेयक को उन सभी 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। 5 स्तर कौन से? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन या रिपोर्ट स्तर व तृतीय वाचन से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरे सदन से जैसे पारित हो गया, ये कौन सील कौन लगाता है कि पारित हो गया? ये पीठासीन अधिकारी लगाता है। राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष।
फिर वो पारित हो जाता है दोनों सदनों से, फिर वो किसको भेजते हैं, फिर वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ठीक है ना। वो बिल वापस नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे राज्यसभा ने भेजा लोकसभा को, फिर लोकसभा ने पे कर दिया उसको, ठीक है पास कर दिया, पास करके वापस राज्यसभा को नहीं भेजेगी, लोकसभा किसको भेजेगी, मतलब लोकसभा किसको भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा। ऐसे राष्ट्रपति की अनुमति है ना, ये अनुच्छेद 111 में, वैसे अपन डिटेल के अंदर आगे अनुच्छेद 111 पढ़ेंगे, उसके अंदर ये आएगा, है ना। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको दे दे, अनुमति दे दे, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अनुमति नहीं दे, नहीं दे तो नहीं दे पे क्या है कि वापस उसने भेज दिया, या तो दे दे या वापस भेज दे, ठीक है, वापस भेज देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वापस भेजा हुआ अगर वापस राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है, समझ रहे हो ना। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं बोले, ना हाँ बोले ना बोले, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं जेबी वीटो। तो ऐसे काल तक राष्ट्रपति जब अपने पास रख लेते हैं उसको जेबी वीटो बोलते हैं, जो सिर्फ एक ही बार अपने ज्ञानी जैल सिंह द्वारा यूज किया गया है, पढ़ते हैं अभी ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के पास 3 तरीके हैं, क्या, सबसे पहले तो वो पहली बार में दे दे, दूसरे ऑप्शन में क्या है कि नहीं उसने वापस भेजा संसद को कि नहीं एक बार इस पर रिकंसिडर करो, फिर अगर वो वापस राष्ट्रपति के पास आ जाता है ना, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। अगर राष्ट्रपति ने एक बार भेज दिया और वापस राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। फिर जेबी वीटो कब यूज आएगा, तो सर वो बताओ ना। जेबी वीटो तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया, उस पर भेजा ही नहीं वापस, ना तो साइन किए और ना वापस भेजा, तो अब आ गया जेबी वीटो, तब वो अनिश्चित काल के राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, जिसको हम जेबी वीटो बोलते हैं। है ना। तो देखो इसमें यही है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात सभी तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, सहित मोहर सहित हस्ताक्षर हो जाए। पहले तो मोहर लग जाए और फिर यहाँ इस पर साइन हो जाए, ऐसे मोहर लगना जरूरी है, आसमानी कलर की वो भी, ठीक है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुमति प्रदान कर सकता है। विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसी स्थिति में यदि संसद पुनः उसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर तीसरा है जेबी वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितनी समय अवधि में हस्ताक्षर करेगा यह निश्चित नहीं है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, अनंत काल तक। इसी को अपन बोलते हैं जेबी वीटो, जो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा यूज किया गया पोस्टल विधेयक के ऊपर। मतलब उस विधेयक में ये था प्रोविजन कि पोस्टल विभाग को अनुमति होनी चाहिए कि कोई भी लेटर खोल के देख सके कि उसमें क्या है ना। मतलब पोस्टल विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी ये खोल के देख सके किसी भी लेटर को कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो फिर ज्ञानी जैल सिंह ने उसको नहीं बनने दिया था, उसको अपने जेबी वीटो के पास यूज किया, और वो आज भी राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन में, मतलब राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर, प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो ये होता है जेबी वीटो। कहने का मतलब अगर एक बार उसने भेज दिया वापस और फिर संसद ने उसको पुनः पारित करके भेज दिया, संशोधन सही था वैसे का वैसा ही, संशोधन रहित, तो राष्ट्रपति को देनी पड़ती है ना। पढ़ के रखना है तो कुछ मत करो, भेजो मत, ना यस करो ना नो करो। ये पावर है क्या सर? बिल्कुल है भाई, समयावधि डिसाइड नहीं है, बस ये लिखा हुआ कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर सहित मोहर लगा के, मतलब ये लिखा राष्ट्रपति की मोहर सहित हस्ताक्षर होंगे, ये लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई कितने समय में वो साइन करेगा, तो कितना समय नहीं है तो बस फिर पढ़े रखो। लेकिन आपने फुर्ती दिखाई और कि नहीं तुम इसे वापस ध्यान दो और वापस सुनो, तो अगर वो वापस आ गया तो अब आप उसको इंडेफिनेट पीरियड नहीं रख सकते। इंडेफिनेट पीरियड तभी रख सकते हैं जब आप उसको भेजते नहीं। ये अपने को समझना है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये अनुच्छेद में से 111 है, लेकिन यहाँ अपने चर्चा कर ली, कोई बात नहीं इसके ऊपर। ये सारा देखो यही है, धन विधेयक पर नहीं रोक सकता है क्योंकि मनी बिल तो आते ही उसकी परमिशन से, ऐसे है, ठीक है। तो ये अपन ने देखो क्या देख लिया, ये अपन ने पास करने वाला देख लिया, देखो है ना किस तरह के होते हैं वो देख लिए, सरकारी और गैर सरकारी देख लिए। फिर धन विधेयक और वो साधारण विधेयक वो अनुच्छेद 110 में देखेंगे अपन। अब ये जैसे जो टेबल है ना, ये वाली ये जो टेबल है नीचे, इनका संबंध है बिंदु संख्या 3, 4 और 5 से। अभी मैंने आपको बताया था जब अपन ये पढ़ रहे थे, आर्टिकल जैसे चालू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसके 2 भाग अपन जैसे देखेंगे। एक भाग तो ये हो गया, ये इतना देख लिया अपन ने, इतना देख लिया, ठीक है, एक देख लिया। एक के अंदर धन विधेयक वित्त विधेयक देख लिए। इनके अलावा कोई विधेयक, साधारण विधेयक जो होता है, तो विधेयक के अपने प्रकार देख लिया, सरकारी व गैर सरकारी किसी भी सदन में आ सकते हैं। और ये फिर यहाँ पे अपने देख लिया पारित किस तरह से होगा, तो अपन ने इसके अंदर 5 चरण देख लिए, ठीक है। अब ये बिंदु संख्या 3, 4 और 5 है, ये भी पारित होने से संबंधित है, ठीक। तो इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट के अंदर। एक बार इसी में इतना देखो आप डिटेल के अंदर, फिर अपन आगे चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे बिंदु संख्या 3, 4 और 5। ओके।